एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम ये समझ चुके हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय स्टार्टिंग पॉइंट अगर फेवरेबल हो, मींस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक हो, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं। आज हम समझेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर अनफेवरेबल हो, मींस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो और पासबुक का डेबिट बैलेंस हो। हम ये पहले समझ चुके हैं कि कैश बुक कस्टमर बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारा एसेट्स बढ़ता है। एसेट्स बढ़ने से डेबिट होता है, इसलिए हम अपने बुक में कैश बुक के बैंक कॉलम में उसे डेबिट करते हैं। लेकिन यह अमाउंट बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो अब क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक उस अमाउंट को अपने पासबुक में क्रेडिट करता है। तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन कभी कभी बैंक अपने कस्टमर को यह सुविधा देती है कि उसके अकाउंट में जितना अमाउंट डिपॉजिट है वो उससे ज्यादा निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में कैश बुक का डेबिट बैलेंस के बदले क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस के बदले डेबिट बैलेंस हो जाता है, जिसको हम अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस हुआ और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है। अब हम समझेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय स्टार्टिंग पॉइंट अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक या पासबुक है तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। इसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे अच्छी तरीके से हम समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, इसे हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ हम एज और डेट डालेंगे। यहाँ क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है 13 सितंबर 2019, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 सितंबर 2019। यहाँ क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 6000 दिया हुआ है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस, मीन्स निगेटिव बैलेंस। यहाँ कैश बुक का निगेटिव बैलेंस है तो हम 6000 के अमाउंट को माइनस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 6000 और यहाँ एंट्री हो जाएगा क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है और हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो यह हम पहले समझ चुके हैं कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हम पासबुक के साथ चलेंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, और अगर किसी ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक का बैलेंस घट रहा है तो उसे हम माइनस करेंगे। यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000। यहाँ 2000 का चेक इशू किया गया है, लेकिन 13 सितंबर 2019 तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है। कस्टमर जैसे ही चेक इशू किया होगा वह उतने अमाउंट से अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को कम कर लिया होगा, लेकिन इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो हमारा पासबुक अभी तक बढ़ा हुआ होगा। यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हमें पासबुक के साथ चलना है। यहाँ पासबुक हमारा 2000 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम 2000 के अमाउंट को प्लस कॉलम में लिखेंगे और यहाँ एंट्री हो जाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। यहाँ 3000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया। चेक डिपॉजिट करते ही कस्टमर अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को 3000 से बढ़ा लेगा, लेकिन यह चेक अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, जिससे पासबुक का बैलेंस अभी तक घटा हुआ है। यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो हमें पासबुक के साथ चलना है। पासबुक हमारा घटा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसे माइनस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ 3000 को हम माइनस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड with the bank but not yet collected। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस 400। यहाँ बैंक अपने कस्टमर से 400 का बैंक चार्ज ले रहा है। इस अमाउंट को बैंक डायरेक्ट कस्टमर के बैंक अकाउंट में डेबिट कर देता है, जिससे कस्टमर के पासबुक का बैलेंस घट जाता है, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं होती है, जिस कारण से कस्टमर का कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो हमें पासबुक के साथ चलना है। 400 से यहाँ हमारा पासबुक घट रहा है, तो यहाँ हम 400 को माइनस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा बैंक चार्ज 400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 300। जब हम किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। डिविडेंड का अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देती है। इससे कस्टमर के बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं होती है, जिससे उसके कैश बुक का बैलेंस कम होता है। यहाँ हमें पासबुक के साथ चलना है। यहाँ पासबुक का बैलेंस 300 से बढ़ गया है, तो यहाँ पर हम 300 को प्लस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ माइनस साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो हम इसे टोटल कर लेंगे। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 9400। यहाँ लिखेंगे 9400 और यहाँ बैलेंस हो जाएगा 7100। यहाँ माइनस साइड बैलेंस आया है, दैट मीन्स कि यह अनफेवरेबल बैलेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट और ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक के बदले अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक होगा। हम देखते हैं कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक होने पर अमाउंट को कैसे प्लस और माइनस करते हैं। यह आपको क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 6000 दिया हुआ है। पासबुक का डेबिट बैलेंस मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट और ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर यहाँ कैश बुक के बदले पासबुक हो जाएगा पासबुक। यहाँ पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, दैट मीन्स कि यह निगेटिव बैलेंस है। यहाँ 6000 को माइनस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ 2000 का चेक इशू किया गया है। चेक इशू करते ही कस्टमर अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को 2000 से घटा लिया होगा, लेकिन यह चेक अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है, जिससे बैंक के पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा
पासबुक है तो हमें कैश बुक के साथ चलना है। यहाँ 2000 से हमारा कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है तो यहाँ पर हम 2000 को माइनस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ 2000 प्लस के बदले 2000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। यहाँ 3000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया। चेक डिपॉजिट करते ही कस्टमर अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को 3000 से बढ़ा लिया होगा, लेकिन यह चेक अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है तो हमारा पासबुक का बैलेंस घटा हुआ होगा। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हमें कैश बुक के साथ चलना है। यहाँ 3000 से हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम 3000 को बढ़ाकर दिखाएंगे, प्लस कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ 3000 माइनस कॉलम के बदले प्लस कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस 400। यहाँ बैंक अपने कस्टमर से 400 का बैंक चार्ज लिया है, जिससे कस्टमर के बैंक अकाउंट के पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं है, जिससे कैश बुक का बैलेंस 400 से बढ़ा हुआ होगा। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक है तो हमें कैश बुक के साथ चलना है। कैश बुक हमारा 400 से बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम 400 को बढ़ाकर दिखाएंगे। यहाँ 400 को माइनस कॉलम के बदले प्लस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। यहाँ 300 के डिविडेंड का अमाउंट बैंक द्वारा डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया गया है। डिविडेंड कलेक्ट करते ही बैंक के पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन इसकी जानकारी कस्टमर को नहीं है, जिससे कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हमें कैश बुक के साथ चलना है। कैश बुक यहाँ 300 से घटा हुआ है तो यहाँ पर हम 300 को माइनस कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ 300 प्लस कॉलम के बदले माइनस कॉलम में हो जाएगा। यहाँ एंट्री सेम होगा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 300, बाकी सबका एंट्री सेम होगा, बस अमाउंट यहाँ प्लस वाले माइनस में चले जाएगा और माइनस वाले प्लस में आ जाएगा। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। यहाँ माइनस कॉलम का अमाउंट ज्यादा है तो यहाँ टोटल हो जाएगा 8300। यहाँ भी हम लिखेंगे 8300। यहाँ बैलेंस हो जाएगा 4900। यहाँ माइनस कॉलम का बैलेंस ज्यादा है, दैट मीन्स कि यह अनफेवरेबल बैलेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक के बदले कैश बुक। इस तरह स्टार्टिंग पॉइंट अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक हो तो हम अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंच जाते हैं। आई होप आप यह अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक होता है तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। थैंक यू।